नमस्कार। कभी सोचा है कि किसी बड़े नेता का दिया गया एक भाषण कॉम्पिटिटिव एग्जाम का अगला सवाल बन सकता है? बिल्कुल। आज हम यही समझने वाले हैं कि कैसे एक ऐतिहासिक टिप्पणी परीक्षा में सफलता की कुंजी बन सकती है। तो आखिर ये शिलालेख अचानक से चर्चा में क्यों आ गया? बात असल में जुड़ी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक हालिया भाषण से, जहां उन्होंने इस प्राचीन कलाकृति का जिक्र किया। ये शिलालेख मिलते हैं तमिलनाडु के वैकुंठ पेरुमल मंदिर की दीवारों पर। और ये कोई मामूली पत्थर नहीं है, ये हमें सीधे चोल साम्राज्य के दौर में ले जाते हैं और दिखाते हैं कि उस जमाने में गांव का शासन यानी लोकल सेल्फ गवर्नेंस कैसे काम करता था। अच्छा, तो ये शिलालेख हैं चोल राजा परांतक प्रथम के शासनकाल के। तारीखें हैं 919 और 921 ईस्वी के आसपास की। और हाँ, एक बात और याद रखिएगा, परांतक प्रथम को उत्तम चोल और मदुरै कौंडन जैसी उपाधियां भी मिली थी। ये नाम अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं, तो इन्हें नोट कर लीजिए। तो इन शिलालेखों से हमें पता क्या चलता है? ये कि उस समय का स्थानीय शासन कितना वेल स्ट्रक्चर्ड था। मतलब उस सिस्टम में 3 अलग-अलग तरह की ग्राम सभाएं काम करती थी। अब देखिए, ये सिस्टम कितना साफ सुथरा था, भूमिकाएं बिल्कुल तय थीं। और मतलब गांव के सभी आम लोगों की सभा। फिर थी सभा, जो खास तौर पर ब्राह्मणों के लिए थी। और तीसरी नगरम, जिसमें व्यापारी और सौदागर शामिल होते थे। लेकिन सवाल ये है कि इन सभाओं का सदस्य बन कौन सकता था? क्या कोई भी? नहीं। वारियम यानी जो समिति होती थी, उसमें शामिल होने के लिए कुछ खास योग्यताएं तय की गई थीं। और ये शर्तें जरा देखिए, कितनी डिटेल्ड थीं। मतलब उम्र 35 से 70 साल के बीच होनी चाहिए, कम से कम 1.5 एकड़ जमीन हो, अपना घर हो। इतना ही नहीं, वैदिक मंत्रों का ज्ञान भी जरूरी था। और साथ ही नैतिक चरित्र भी साफ सुथरा होना चाहिए। पिछले 3 साल में किसी समिति में न रहे हों और कोई करीबी रिश्तेदार भी किसी दूसरी समिति में ना हो। सोचिए कितना कुछ देखना पड़ता था। अच्छा, योग्यता तो हो गई। अब चुनाव कैसे होता था? तरीका भी बड़ा अनोखा था। इसे कहते थे कुडवोलाई सिस्टम। इसमें होता ये था कि गांव को 30 वार्डों में बांटकर हर वार्ड से योग्य उम्मीदवारों के नाम ताड़ के पत्तों पर लिखकर एक बर्तन में डाल दिए जाते थे। फिर एक छोटे बच्चे से हर वार्ड के लिए एक एक पत्ता निकलवाया जाता था। मतलब एक तरह की लॉटरी प्रणाली थी, ताकि चुनाव पूरी तरह से निष्पक्ष रहे। तो वापस आते हैं अपने मूल सवाल पर। एक आज के ज़माने का भाषण एग्जाम की तैयारी के लिए इतना ज़रूरी क्यों हो जाता है? भाई, इसलिए क्योंकि ऐसा पहले भी हो चुका है। एक उदाहरण देखते हैं। बात है मई 2020 की। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपक गुप्ता अपने रिटायरमेंट के भाषण में प्राचीन ग्रंथ राजतरंगिणी का जिक्र करते हैं और उसमें से राजा चंद्रपीठ की एक खास कहानी सुनाते हैं। अब हुआ ये कि ठीक 1 साल बाद नवंबर 2021 में यूजीसी नेट के इतिहास के पेपर में हूबहू वही कहानी एक सवाल बनकर आ गई। सवाल था कि राजतरंगिणी में बताए गए राजाओं में से कौन सा राजा त्रिभुवन स्वामी का मंदिर बनाने के लिए एक मोची के घर, उसकी झोपड़ी की जमीन मांगने गया था? ये सवाल सीधे सीधे जस्टिस गुप्ता के भाषण से जुड़ा हुआ था। इससे ये तो साफ हो जाता है कि करंट इवेंट्स पर नजर रखना कितना ज्यादा जरूरी है। तो इस पूरे विश्लेषण से सीखने वाली बात क्या है? यहाँ एक बहुत ही सीधी लेकिन पावरफुल स्ट्रैटेजी निकल कर आती है। सीधी सी बात है, जब भी कोई बड़ा नेता या कोई बड़ी हस्ती इतिहास की बात करें, तो जो लोग परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन्हें बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। ये सिर्फ जनरल नॉलेज की बात नहीं है, ये एक तरह से अगली परीक्षा में आने वाले हाई प्रोबेबिलिटी टॉपिक्स को पहचानने जैसा है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि आज की खबरों में छिपा इतिहास का वो कौन सा हिस्सा है जो कल की परीक्षा का सवाल बनने वाला है। इन सुरागों पर ध्यान देना ही आज की खबर को कल की परीक्षा में एक